वेलकम टू फ्यूचर ब्राइट एंड दिस इज़ करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूक्रेन वर्सेस रशिया इशू पर। आप आजकल अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो और आपने हमारा अगर प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आप इसके बारे में काफ़ी हद तक अपडेट हुए होंगे। ना केवल ये, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं और विश्व से जुड़ी हुई खबरें अगर देख रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक आपको पता होगा कि अभी क्या सिचुएशन है वर्ल्ड लेवल पे और क्या अभी चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि आपने देखा अभी, जैसा रूस ने अटैक किया है उसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, और अभी करंट खबरें जो आ रही हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रूस की सेनाओं ने चारों तरफ से इसको घेर लिया। आपने पहले के वीडियो में आपने देख लिया है, यूक्रेन को घेर लिया है। और हालांकि नाटो ने भी कह दिया है सेनाओं से तैयार रहने के लिए। अब ये थ्रेटन तो पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ा है, जिसकी वजह से ये सब फसाद हुई नाटो की वजह से। नाटो कहाँ है अभी? नाटो तो अब ये है कि हाँ नहीं है, तो वो उन्होंने यही कहा है कि भाई सैनिकों से तैयार रहिए। लेकिन अब चूंकि अब रसिया भी, अब सबको, हर देश अपने हित के लिए तो चाहता है, उसको तो ये लगता है कि मेरा हित पहले, मेरी सीमाएं सुरक्षित रहना चाहिए। और जैसा कि चीन का भी बयान अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि उसने भी यही कहा है कि भाई ये सब अमेरिका की वजह से या नाटो की वजह से हो रहा है। अमेरिका ने ये कहा कि ये रशिया की वजह से। हाँ, अब वो तो चूंकि दोनों आमने सामने हैं तो कहेंगे, लेकिन कहीं तक और रशिया ने कहा है कि ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट की वजह से। तो आई हैव वन क्वेश्चन, दैट दिस इज द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर थर्ड? मैं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। और भी देश हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ देश हैं अपने हितों को साधते हुए अपने आसपास के पड़ोसियों पे वो अटैक कर सकते हैं। और ऐसा कहीं हुआ तो जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं, राजपाल जी की पहले हुआ था कि जर्मनी ने पोलैंड पे किया तो किसी दूसरे देश को दूसरे से तो हो गया, तो फिर ऐसे ही सकते हैं। लेकिन कुल मिला के डिप्लोमेसी भी जारी है। और जहाँ तक ये भी अच्छी बात है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से लगातार संपर्क में, और सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मोदी जी बात करें, बल्कि उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया है कि चाणक्य ने और विदुर ने, और उसके अलावा उन्होंने कई बार और भी विदेश नीतियों के बारे में और डिप्लोमेसी के बारे में बात की है कि अगर मोदी जी ऐसी बात करें तो हो सकता है। लेकिन अब ये तो हम लोग तो अभी बैठकर करंट अफेयर्स पर चर्चा कर सकते हैं। और अभी ये भी सुना है, अभी की करंट न्यूज़ है कि भारतीय जितने वहाँ 20,000 फंसे हुए हैं, उसको भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, हाँ, कि उनको किसी भी तरह से वो उनको रेस्क्यू किया जाए। और अगर हवाई मार्ग से नहीं आ सकते हैं, वो प्लेन से नहीं आ सकते हैं, चूंकि प्लेन के लिए खतरा ये हो गया है कि कभी भी अटैक उसके ऊपर हो सकता है, तो उन्होंने कहा है कि उनको सड़क मार्ग से निकाला जा सकता है। ये अच्छी बात। तो इन सब सिचुएशन को देख के ये लग रहा है कि अमेरिका इज नॉट गुड अलाई। अब ये तो अभी तो अपन को ये है कि वेट की पोजीशन में, हाँ, वेट एंड वॉच की पोजीशन में हम लोग। कल रात को ये खबर मिली थी कि रशिया ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए, लोनेंस्क, और वो अकॉर्डिंग टू रेफरेंडम हुआ है कि मतलब अब कुछ रिबेलियन इनकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रशिया को सपोर्ट करती है। और जिस तरह 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अलग कर दिया था यूक्रेन से, उसी प्रकार से उसने 3 भाग किए। और कुछ प्रांत ऐसे थे जो रूस के सपोर्ट में थे। और वैसे मेरा मानना ये है कि चूंकि हित है, अपने अपने हित सभी चाहता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमारी सीमाओं पे अगर कोई अटैक करेगा तो हम पहले अपनी सुरक्षा करेंगे। कायदे से यूक्रेन को वहाँ पे अपना नाटो से दूरी बनाए रखनी चाहिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है, चूंकि पड़ोसी तो रशिया, और पड़ोसी तो चेंज हो नहीं सकता। और दूसरी बड़ी बात है कि कई हजारों किलोमीटर दूर है। हाँ, अमेरिका को वहाँ से आना। और फिर इसके साथ, और दूसरी एक बात, नाटो संगठन की अगर आप बात करें तो जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में देश हैं, तो उसमें अगर सैनिक के लिहाज से अगर आप देखें तो फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस, और उसके बाद एक और देश है, टर्की है शायद, है ना। ये पावरफुल देश हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि फ्रांस तो साथ देगा, क्योंकि फ्रांस के अपने कुछ, आप जानते हैं अभी तो फ्रांस की और अमेरिका के साथ पहले अच्छी बात नहीं, तो हो सकता है स्टैंड बाई में रहे वो 6 सबमरीन। और अभी तक, जब तक आपने जहाँ कहीं भी नाटो के जो भी हमले या जो भी देखा हो, तो हमने नहीं देखा कहीं कि ब्रिटिश उसमें कहीं आगे आया हो, इंग्लैंड कहीं आगे आया हो। वो भी अपना वेट एंड वॉच की पोजीशन में ही रहता है, बस साथ रहता है, बल्कि हमने देखा नहीं कहीं कि वो। कल रात दुनिया के नक्शे में 2 नए देश आए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क और लुहेंस्क। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि
जल्दी रशिया कीव को, मतलब जो कैपिटल है यूक्रेन का कीव, उसको भी अलग कर दे और कई और टुकड़ों के अंदर बांट दे। कुल मिला के रशिया खुद डायरेक्टली कब्जा नहीं कर रहा है, ये अलग अलग देश बना के उनको अपना पपेट बना रहा है। और उन्होंने इन जो नए देश बनाए उनके साथ रशिया ने ये भी ट्रीटी कर दी है कि 10 साल तक हमारी मिलिट्री आपके देश में रहेगी और हर 5 साल में ये ट्रीटी ऑटो रिन्यू होती रहेगी। कुल मिला के उसका सबसे बस एक ही बात है कि जिससे वहाँ की नाटो की सेनाएं वहाँ ना, उनका कोई बेस ना बन पाए वहाँ, और जब रसिया का वहाँ शासन हो जाएगा वो लोग उनके अंडर में काम करने लगेंगे, सारी देख देख रसिया को जो तो परमिशन मिलेगी नहीं, तो ऐसे पश्चिमी देशों का वहाँ इंटरफेयर खत्म। और यही बात है आज डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जब से जो बाइडेन आए हैं तब से ये लग रहा है कि अमेरिका की नीति के अंदर कुछ चेंज आया। अमेरिका दुनिया के अलग अलग देशों से पुल आउट कर रहा है, जैसे कि अभी आपने 21 में देखा अफगानिस्तान से पुल आउट कर दिया, अभी ताइवान के मुद्दे पे कुछ कर नहीं पा रहा है। हो सकता है कि दिस इज अ डाउनफॉल ऑफ शायद, यस डेफिनेटली यही वीकनेस हो सकती है कि रूस ने सोचा हो कि शायद जैसा कि अफगानिस्तान से वापस चले गए तो रसिया ने भी सोचा हुआ कि अमेरिका का भी यहाँ आना अब मुश्किल है। और पुतिन और दूसरी बात ये भी है कि सैन्य शक्तियों की अगर बात करें तो अमेरिका और रसिया में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। न्यूक्लियर में रशिया इज मोर पावरफुल देन यूएस। एब्सोल्युटली राइट। And Putin again proved that why he is a world's most powerful. कुछ हिडन कंट्रीज हैं जो रूस के सपोर्ट में हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तो है कि चाइना का भी कुछ पता नहीं लगा। और पता क्या, जैसा कि बयान आया कि उसने कह दिया नाटो और अमेरिका की इसमें गलती है, तो इसका मतलब इंटरनल इंटेंस उसका यही है कि रूस सही कर रहा है। तो हो सकता है कि, और उसके भी कुछ हित हैं, ताइवान आस में जापान से भी चल रहा, उसमें भी चल रहा, तो हो सकता है ऐसा कुछ काम कर सकता है, और वो हमको लगता है वो तो तैयारी बैठा है। तो इस वजह और वर्ल्ड लेवल पे मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपनी सूझबूझ से और पर्सनल से बताऊं तो अभी फ़िलहाल जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मेरे को अगर लग रहा है तो अमेरिका का कुछ हद तक डाउनफॉल आ रहा है और चाइना वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कुछ हद तक उभर रहा है। और अगर आप रशिया को देखें तो पिछले 30 वर्षों से रशिया बिल्कुल साइलेंट मोड पे था, रशिया कहीं पे कुछ स्टैंड नहीं कर रहा था। रशिया की अगर बात करें तो कोल्ड वार से लेकर, कोल्ड वार चला जरूर, लेकिन उससे किसी भी देश को कहीं किसी को पूरे विश्व में कोई नुकसान नहीं हुआ। उनका अपना चलता रहा, अमेरिका से उनका चलता रहा। उसके बाद से रशिया का कहीं रशिया को नुकसान हुआ 91 में। हाँ, अब जब उसके टुकड़े हो गए, 14 देश अलग अलग सारे 14 देश अलग हो गए, हो गया यूक्रेन, हो गया बेलारूस, हो गया और डिफरेंट कंट्रीज थे जो अलग ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज विद रशिया। सोवियत से अपना रूस बचा। हाँ, सोवियत। लेकिन इस समय जो बात थी, इस समय उसके हितों पे अटैक हो रहा था, है ना। हमारा घर है, अगर हमारे आसपास दुश्मन कहीं प्लॉट खरीदने लगेगा तो पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम पहले उस पर कब्जा कर लें। नहीं, हमारे अगर कॉलोनी के अंदर हमारे पास किसी दूसरी जो कम्युनिटी हो गई उनके अगर पास में चारों तरफ घेरा लगाएंगे तो हम रिटेलिएट तो अवश्य बिल्कुल नहीं, हम अभी रिटेलिएट ना करें, लेकिन हमको चक्कर ये है कि हमको तो अपनी सुरक्षा करनी है ना, तो हम पहले तो अपना देखेंगे। हमारी एक आशय ये है कि तो मेरी समझ में आता है कि काफी देर तक अगर रूस ने ऐसा कदम उठाया है तो यूक्रेन को मान जाना चाहिए, या वो एक बात कह के बच सकता था कि मुझे नाटो की कोई जरूरत नहीं भाई, मैं तो यहाँ। और यूक्रेन के अंदर मार्शल लॉ लग गया है। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय जर्मनी और जापान जैसे देशों में लगा था, पिछले कई वर्षों से दुनिया के किसी देश में मार्शल लॉ नहीं लगा। और मार्शल लॉ अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, मार्शल लॉ ये होता है कि मार्शल लॉ लगने के बाद देश की सड़कों पे आपको ज़्यादातर मिलिट्री टैंक दिखेंगे, मिलिट्री दिखेंगी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कंट्री के अंदर मिलिट्री रूल आ जाता है। और ये एक एमरजेंसी जैसा है जिसमें देश की मिलिट्री उस देश का पूरा रूलिंग सिस्टम संभालती है। जी, मेन चीज़ तो ये है कि यूक्रेन को खुद समझना चाहिए, वो रूस के सामने कहीं नहीं टिकता, ये उसको भी मेरे पास ऑफिशियल डाटा है, अगर आप जानते हो तो रूस के पास है 35 लाख और 70,000 एक्टिव आर्मी, और अगर हम टोटल आर्मी और एक्टिव आर्मी 11 लाख। वहीं अगर आप देखें यूक्रेन का तो यूक्रेन के पास मात्र 2 लाख एक्टिव आर्मी है। वहीं अगर हम रशिया का देखें तो 12,500 टैंक है, वहीं यूक्रेन के पास मात्र 2,000 टैंक है। और अगर हम वॉर की व्हीकल की बात करें भी एयरक्राफ्ट और जो भी ऑन जितना भी उनके एयरक्राफ्ट भी बताता हूँ, इनके पास आपके रशिया के पास है 5,500 एयरक्राफ्ट और इनके पास मात्र 326 हैं यूक्रेन के पास। वहीं फाइटर जेट की बात करें
तो रशिया के पास है ऑलमोस्ट 792 और यूक्रेन के पास मात्र 70 है, ऑलमोस्ट 10% भी नहीं है। वहीं हेलीकॉप्टर है 17,000 अपने रशिया के पास, और वहीं यूक्रेन के पास मात्र 129, और कॉम्पैक्ट ड्रोन है रशिया के पास 30 और यूक्रेन के पास है 12। नेवी के मामले में यूक्रेन के पास 0,000 नेवी के मामले में तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। रशिया इज सुप्रीम पावर। अगर आपको 1971 का याद हो तो किस प्रकार इंडियन ओशन के अंदर नेवी 7वां बेड़ा उतारा था, तो अमेरिका, यूके सब देश पीछे हट गए थे। रूस की तो अब भारत के साथ तो उसने कर रखा है बहुत कुछ। लेकिन एक बस यही है कि मेन जो हम लोग चर्चा करते हैं, मेन चीज है कि इस समय अमेरिका भी भारत की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है और चाइना को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। तो कहीं ये भी हो सकता है कि ये प्रोवोकिंग वाली सिचुएशन हो कि शायद हो सकता है कि इंडिया का लगाव। अब आपने सर ये मुद्दा उठा ही दिया है, तो मैं आपसे अगर बात करूं कि जैसे आपको 1971 का याद होगा, तो दुनिया के अंदर मात्र एक देश था जो इंडिया के साथ आया था, वो था रशिया। और रशिया ने बिल्कुल खुले तौर पे कहा था कि अगर इंडिया पे लड़ाई हुई, इंडिया पे किसी देश ने, पाकिस्तान के अलावा किसी ने इंडिया पे वॉर किया, तो वो सीधा रशिया पे वॉर होगा। उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आया, वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर बहुत चेंज आया। फिर 1991 में रशिया टूट गया, रशिया कमज़ोर हो गया, तो दुनिया के अंदर सिर्फ एक सुपर पावर बचा, वो था अमेरिका। फिर 2010 के बाद हम देखते हैं कि अमेरिका का थोड़ा डाउनफॉल आया और चाइना थोड़ा ऊपर आया। अब चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास एशिया में कोई देश नहीं था, वो देश था इंडिया। तो अमेरिका ने इंडिया का साथ दिया और आफ्टर नरेंद्र मोदी ये और थोड़ी रिलेशनशिप अच्छी हुई है। तो अमेरिका और इंडिया का 2010 के बाद रिलेशनशिप अच्छा बढ़ा। इंडिया और रशिया पुराने अलाइड हैं, पुराने अच्छे देश हैं, तो इंडिया इस सब में कहाँ स्टैंड होता है? इंडिया की तो पॉलिसी ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर चाइना मान लो उसकी तरफ झुकता भी, थोड़ा बहुत मान लो, जैसा कि होगा नहीं ऐसा, हाँ, लेकिन हो सकता थोड़ा बहुत झुके। तो जो चाइना सागर है ना, जहाँ मेन लड़ाई पूरे विश्व की लड़ाई, खासकर अमेरिका से जो लड़ाई है, जापान की भी वही है, ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहता है, वो चाइना सागर, ये भी अभी मुद्दा उठाना, ये भी सब चाइना सागर, चाइना, तो उसमें कोई बात नहीं। अगर चाइना सागर से वो कुछ वहां उत्पात मचाता है, तो इंडियन ओशियन पे तो इंडिया का है कब्जा, होना चाहिए, है तो नहीं लेकिन होना चाहिए। श्रीलंका में भी और क्या, अभी श्रीलंका में तो खैर उनका गेम ही खत्म कर दिया उसने तो, क्योंकि चाइना का तो काम है, जैसा कि ड्रैगन नाम है, लेकिन अभी फिलहाल की जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में ऐसा लगता नहीं है कि चाइना कुछ ऐसा करेगा। वो करेंगे ना, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक जब तक हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स और इस करंट मामले की जो इस समय थोड़ा संकट है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा संकट है यूक्रेन के ऊपर, वो हमको लगता है 10-11 बजे रात तक या कल सुबह तक काम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी उसके पहले जब मैं आ रहा था तो मैंने न्यूज देखी थी, तो उसमें ये था कि कहीं का वो जैसे अपने यहाँ उत्तरी कमान है, नॉर्दर्न और ऐसे करके वहाँ अलग अलग जो कोई कमान है उसने सरेंडर कर दिया है। और पुतिन ने कहा भी है कि हथियार डाल दो और हमको सबको, चूंकि ये नाजीवादियों से बचना है। और जैसा कि आगे उन्होंने कहा, ये उनका प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि उनके ऊपर वो जुर्म कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों का बचाना हमारा फर्ज है। तो ये तो वार के टाइम पे कंट्रियां ऑलमोस्ट 30 से 40% यूक्रेन की पॉपुलेशन रशिया के साथ पहले से मिली है। मैं वो रेफरेंडम की बात हम लोग कल परसों कर रहे थे आपस में बैठ के, वीडियो में नहीं ऐसे कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जनता वहां की उनके साथ है। एक बड़ा मुद्दा एक ये हो सकता है कि अगर ऐसे ही लोग करते रहे और कहीं चाइना ने ताइवान की तरफ देखा या हांगकांग वाला लफड़ा उठाया, तो भारत भी तो फिर पीओके के लिए कह सकता है। अरे ये हमारे वीडियो का आगे का सेक्शन था, पर सर ने पहले ही बात कर ली। तो मैं आपको ये बताऊं सर कि चाइना चाहता है, रेफरेंडम से था कि रेफरेंडम अगर चाइना कराना चाहते हो तो रेफरेंडम अगर होता, तो मुझे लगता है इस रेफरेंडम के अकॉर्डिंग अगर कोई बात होती है तो निश्चित रूप से ये सारी बातें होंगी। लेकिन ये बात की बातें अभी अपना नहीं, हमको तो मेन ये है कि कल सुबह या शाम को जब हम लोग बैठेंगे तो हो सकता है कि यूक्रेन का नाम ना हो वहां पे, और अब रात में हो सकता है भाई नाटो सेनाएं आएंगी भी, तो लंबा। अच्छा, दूसरी बात है, एक आपको पहले की बात बताएं कि ज्यादातर अमेरिका ने F-16 बेच रखे हैं, यूक्रेन के पास भी होंगे F-16, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि अमेरिका की वो ताकत है। लेकिन जब से MiG-20 ने अपने उसको मार गिराया, तो अमेरिका ने बताया भी नहीं, तो कह रहा था मैंने जितने शायद 26 या 27 दिए थे, जितने भी दिए वो वहां हैं, और पाकिस्तान ने भी कहा, और जबकि बात सही थी। तो उस इतने जो बड़ा ऑथेंटिक था, अमेरिका के लिए विश्वसनीय था, बहुत ज्यादा उन पर कॉन्फिडेंस था,
उसको अगर MiG-20 और वो रसिया का 1960 का बना हुआ वो प्लेन, तो कहीं ये भी ऐसा भी तो हो सकता है अमेरिका को वहाँ जाने के लिए कि अब ऐसा लेकर जाएंगे तो हो सकता है उनके पास भी, और अगर वो बोल रहा है, पुतिन बोल रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ जरूर है, क्योंकि उसके मन में भी तो बात है कि पूरा विश्व एक तरफ है। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पढ़ रहा था न्यूज़ में, उसमें भी यही था कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि सारी दुनिया से टकराने को अगर कोई व्यक्ति तैयार है। मैं इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताता हूँ। पुतिन को मजबूर किया गया ये सब। पुतिन आपको बताएं सर, रशिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगाए गए, इतने सैंक्शन, अब रशिया के लिए खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब रशिया क्या करता, अगर वॉर के अंदर कूदता तो भी उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी थी, पहले से दुनिया के चौथे देश पे बचा है, जब पहले आज से कुछ सालों पहले नंबर 2 पे था, अब चौथे देश पे पहुंच चुका है, पूरी इकोनॉमी फिनिश कर दी गई, सब कुछ फिनिश कर दिया गया। अब रशिया ने सोचा हमारे पास कुछ खोने को बचा ही नहीं है, सब कुछ हमारे ऊपर सैंक्शन, दुनिया भर के सब सैंक्शन लगा दिए गए, अब ये कर भी क्या लेंगे। तो अब रशिया ने सोचा गया वॉर के अंदर तो कूदेंगे। कल रात तक ये सारे इंटरनेशनल पॉलिटिशियन ये बात कर रहे थे कि ये कुछ नहीं होगा, 2014 में क्रीमिया को कैसे हटाया, 2 देश अलग देश कर दिया, वैसे अभी ये 2 नए देश बनाए, इनको 2025-26 तक पूरे अलग अलग देशों से रिकॉग्नाइज कराएगा। एक देश ने तो रिकॉग्नाइज भी कर दिया था जो आतंकी देश है, और 2025-26 तक ये करेगा, फिर 2025 में ये कीव पे हमला करेगा और कैपिटल तोड़ेगा, फिर अलग करेगा। पर इस बार रशिया ने कुछ नया स्टेप उठाया है और कुछ अलग किया है, और पुतिन ने वापस ये साबित कर दिया है, ही प्रूव अगेन दैट व्हाई ही इज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन, ही इज मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन। एंड सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं अपने चाइना वाले चीज। तो मोदी को समझ लीजिए, क्योंकि चाइना की जहां तक बात करें ना, चाइना कहीं कोई युद्ध नहीं लड़ा अभी तक, नहीं आपने देखा हो कहीं युद्ध लड़ा नहीं। उसके पास जितने भी एयरक्राफ्ट है, जो भी साजो सामान लड़ाई का जितना भी उनके पास है एम्यूनेशन, उसके कहीं यूटिलिटी नहीं, सिर्फ नाम है उनका, है ना। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने टेस्ट किया राइट साइड में और मिसाइल जाके गिरा। तो चले तो शाम तक, शाम तक। तो इसलिए मतलब चाइना खुद अंदर से, तो उसका तो सिर्फ ये काम है कि अगर कोई डर गया तो मर गया, नहीं डरा, अगर कोई खड़ा हो गया तो पीछे भी हट जाता है। गलवान में आपने देखा था कि जैसे चोरी से आए वो कांटों वाले तार वाले डंडे लेकर आए और भिड़ किसके गए, बिहारियों से, तो इतनी गर्दनें तोड़ी उनकी कि उसको फोड़ दिया। और अगर आप अब चाइना की बात ही करें तो मैं आपको बता दूं कि चाइना तो अभी चाहता है कि यूक्रेन पे कब्जा हो जाए, क्योंकि उनको एक नया मौका मिल जाएगा कि अगर अमेरिका यूक्रेन में कुछ नहीं कर पाया तो ताइवान में क्या कर लेगा, और अगर ताइवान में कुछ कर भी लिया। और मैं आपको बता दूं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि यूक्रेन ने अभी यूक्रेन को कब्जा रशिया, ताइवान को आप देखिएगा विद इन 1 ईयर चाइना में अपने इंडिया के नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन होंगे, नेक्स्ट उससे पहले ताइवान चाइना का हिस्सा बन चुका होगा। चाइना अब ताइवान पे हमला कर रहा है, तो सोशल मीडिया पे इंडियन नंबर 1 पे सर अभी ट्वीट चल रहा है अखंड भारत, तो इंडिया भर में, और नंबर 2 पे चल रहा है इंडिया ऑक्यूपाई PUK। और दुनिया भर के जितने भी पॉलिटिशियन ये बात करें कि 21st सेंचुरी गोइंग टू बी अभी कुछ अलग होने वाला है, तो सोशल मीडिया पे अभी ये चल रहा है कि हम वापस कब हाँ, वो तो स्वाभाविक सी बात है। ये जितने लोगों से भी चर्चा करो, जैसे और जो लोग भी कुछ ऐसा सामयिक विषयों पर ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिनका, और जो लोग विदेशी मामलों के जानकार हैं, ज़्यादा हम लोग तो बैठे हैं, और जो न्यूज़ मिल रही जिसके अकॉर्डिंग, चूंकि हमारा तो काम है अपना शिक्षा वाला, लेकिन चूंकि ये करंट काम था और ज़रूरी था, तो आज हम लोग बैठे। लेकिन हम लोगों का भी यही देखना था कि जो लोग बात कर रहे हैं उसमें स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई कंट्री रेफरेंडम के अकॉर्डिंग अगर कोई बात होती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, और फिर जो लोग चाह रहे हैं तो उनका तो ऐसा तो सपोर्ट सभी करते हैं एक दूसरे का। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन तो ये है कि मेरा मानना है कि कल सुबह जब हम लोग, या कल शाम को या सुबह वीडियो बना रहे होंगे, अगर हम लोग इस अफेयर पे चर्चा कर रहे होंगे, तो यूक्रेन का काम खत्म हो गया, या तो सरेंडर कर दिया। लेकिन अभी जो मेन सबसे बड़ी बात है वो तो ये देखना है कि जो अपने लोग वहाँ 20,000 फंसे हुए हैं, है ना, खासतौर पे स्टूडेंट बहुत हैं वहाँ पे, और सब ज़्यादातर हमने जैसा कि अभी पढ़ा था, न्यूज़ में भी देखा था कि बहुत सारे वो सब मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, कहीं इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहाँ पे, ये लोग हैं। तो ये पहले सुरक्षित कैसे आ जाएं, क्योंकि ये अपने लोग हैं, पहले इनको निकाल लेना है, और इसके बाद और रसिया और वो कुछ हद तक USA का भी यही काम रहता है कि ये बाद में फिर ये नहीं देखते हैं कि वो उनका बम सिविलियंस पे गिर रहा है, पे गिर रहा है, हाँ, मिलिट्री के अलावा गिर गया तो वो कह देते हैं धोखे से गिर गया साहब, है ना। और फिर बचने के लिए तो आदमी कुछ भी करेगा, इसलिए पहले अपने निकल आए, ये अच्छी बात थी। जैसे उस बार अपने मोदी जी की पॉलिसी बहुत अच्छी थी कि भाई
उन्होंने अफगानिस्तान से जैसे करके कैसे करके बस से कैसे भी करके अपने सारे आदमी सुरक्षित हैं। देर वाज नो सिंगल कैजुअलिटी। अब तो मोदी जी ने गेहूं भी भिजवा दिया। हाँ, तो ये सारी चीजें जो थी तो निकाल लिया। तो पहला तो काम है कि अपने लोग सुरक्षित निकल आए। कुल मिला के हम ये बात करें कि इंडिया की और रशिया की कुल मिला के एक ही सिचुएशन है। 1947 में इंडिया से पाकिस्तान गया था, 1991 में रशिया से यूक्रेन गया था। तो अगर इंडिया के लिए एक गुड पॉइंट है, इंडिया को एक वर्ल्ड लेवल पे एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि अगर कोई दूसरा देश जो पहले अलग हुआ है वो अगर वापस मिले, तो यूएस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो हम वापस अपना देश अखंड भारत में, आज मैं सुबह से देख रहा 100 में से 90 ट्वीट इसी बात अखंड भारत की, हमें नेपाल चाहिए, हमें भूटान चाहिए, हमें अफगानिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए और हमें बांग्लादेश चाहिए। कुछ लोग श्रीलंका भी बोलते हैं, पर उसमें से ये जितने ट्वीट आए उसमें से 50% तो मात्र यही ट्वीट है कि हमें पीओके चाहिए। और बात वैसे सर, दुनिया में इतना बड़ा ग्लोबल चेंज आ रहा है, हमारे लिए भी इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम वर्ल्ड लेवल पे हम अमेरिका को ये बोल सकते हैं आपने यूक्रेन के मुद्दे पे कुछ क्यों नहीं किया, आपने ताइवान के मुद्दे पे क्यों नहीं किया। और अब तो यूएस, मैं आपको बताऊं, यूएस का डाउनफॉल हो रहा है। यूएस अलग अलग देशों से मिलिट्री बुला, इसीलिए हमने सुना भी था कल शायद इमरान खान वहाँ गए थे। हाँ, अभी रशिया में है, अभी वहीं है, रशिया में है। इसीलिए गए होंगे कि उनको अभी डर सता रहा होगा कि भाई पहले कंफर्म कर लें कहीं कोई ऐसा गड़बड़ तो नहीं है कि इमरान खान रशिया के दौरे पे अभी भी मॉस्को में भारत के मन में क्या चल रहा हो, कुछ भरोसा नहीं। यही शायद वो मॉस्को में भी इसीलिए रुके हुए होंगे। तो लेकिन मेन मतलब जो मेन बात है, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि भैया अपना पहले सभी को अपनी सुरक्षा जरूरी है। अगर रूस ऐसा कर रहा तो जहां तक मेरा सोचना है वो यही सही है कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए कोई कुछ भी करेगा। और ऐसे में नाटो को जहां तक है ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अगर वो तो यूक्रेन को भी नहीं करने देना चाहिए भाई। और उसके बाद तब आप कर रहे हो जब आपका पड़ोसी बहुत ताकतवर है। और जब तक नाटो बचाने भी नहीं आएगा ही नहीं। हमने क्या कहा, बाकी उसके जो देश हैं अगर आप उनकी लिस्ट देखें, अभी याद नहीं है तो आप ये देखिए, बाकी सब छोटे छोटे हैं, वो रूस के सामने कहीं नहीं टिकते, सिर्फ वो 3 जन। और टर्की, अगर सोच लो टर्की अमेरिका के साथ लड़ जाए तो ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। फ्रांस से भी उनके कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है ना, फ्रांस से तो और भी वो कोई डील हो गई उसके बाद तो बस वो स्टैंड बाय में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी कुछ नहीं अब। और इंग्लैंड की भी अगर आप बात करें जहां तक, तो ग्रेट ब्रिटेन का काम रहा है, मैंने बहुत सालों से देखा है, वो कोई युद्ध नहीं लड़ते हैं और उनका सीधा। अब तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देने वाले हैं। बस नहीं, उन्होंने हालांकि कहा जरूर था, कल उनका स्टेटमेंट था कि परसों तक हम उनके पूरी ताकत से लड़ेंगे। जर्मनी ने भी कहा कि रूस ने पाइपलाइन रोक दी। और थोड़ा सा इटली का स्टेटमेंट आया, लेकिन ये स्टेटमेंट तो आते रहते हैं कहीं। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के अंदर कुल एक बड़ी बात ये थी कि बार बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वो बार बार अगर भारत से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है कि बार बार मोदी जी ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। और वो कई बार आया और यहाँ का जो दूतावास है बार बार वो भी यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि यहाँ से मतलब भारत से सपोर्ट चाहिए, कुछ ये हो जाए, शायद वो कहें पुतिन से कुछ कहें। मेरे को ये यूक्रेन वाले कुछ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जैसे लग रहे हैं, इंडिया में आते हैं, इंडिया की भलाई की बातें करते हैं, वापस वहाँ जाते हैं, फार्मर को भड़काते हैं वहाँ पे जाके, तो ही इज नॉट गुड। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब उनका तो ये है कि अपना स्वार्थ पहले होता है, आदमी पहले अपनी बात देखता है। और कनाडा में भी मार्शल अगला करंट सेशन कनाडा भी आएगा, आपको वैसे बता दें। और तो हम कुल मिला के यही बात मुद्दे की बात करें कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ताइवान चाइना हो गया, यूक्रेन रशिया आ रहा है, और इंडिया इकोनॉमिक सिचुएशन पे, इकोनॉमिक इस पे सब बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है अगर युद्ध लंबा खींचा तो। और अगर मान लीजिए आधी रात में या कल 24 घंटे में काम हुआ जाता तो ज्यादा कोई फर्क, और थोड़ी आपको फाइनेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये भी पुतिन ने कहा है कि हम उस पर कब्जा नहीं करना चाहते। हाँ, हम रूस पे कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बस मेन चीज यूक्रेन पे कब्जा नहीं करना चाहते, इंडिपेंडेंट देश हमारा बस इंडिपेंडेंट हमारा मेन कारण है कि नाटो यहाँ नहीं घुसे। तो लेकिन अब पता नहीं क्यों वो भी आपको थोड़ा फाइनेंस न्यूज़ दे देते हैं कि रशिया की जो करेंसी है वो 10% गिर चुकी है। इंडिया का स्टॉक मार्केट 1600 अंक तक गिर चुका है। सोने की प्राइस में 5% तक इजाफा हो गया, और बैरल की जो कच्चा तेल होता है उस पर पर बैरल $100 तक पहुंच चुका है। तो फाइनेंस न्यूज़ में भी आफ्टर कोरोना ये वापस वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल, ये तो थोड़ा बहुत, अब इसमें कुछ नहीं है तो और आपको ये बता दें चाइना ने अब तक कुछ नहीं कहा है। चाइना ने बस इतना कहा है कि इसके लिए
इसके लिए अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है। और मैं इसका बता दूं, चाइना सिर्फ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना चाहता, वो कोई सैंक्शन नहीं लगवाना चाहता। और सेम चाइना की पॉलिसी इंडिया भी फॉलो कर रहा है। इंडिया अब 2050 तक वर्ल्ड पावर बनने की राह में है और चाइना 2030 तक बन भी जाएगा। तो कुल मिला के इंडिया और चाइना अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे, फालतू के वॉर में ध्यान नहीं देंगे। और अगर वॉर हुआ तो भी इंडिया किस में साथ देगा? वैसे इंडिया तो पहले से ही वो निर्गुट देशों का तो नॉन अलायंस उसका गुट था, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं कि इंडिया से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये है कि रूस चूंकि दोस्त है, तो अगर बात मानेगा तो हो सकता है कि बातचीत हो, तो शांति वार्ता हो। आपको बता दें 1991 में जो अलग देश हुए थे रशिया से, उनमें है यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लुटेरिया और भी कई सारे। कुल मिला के 14 देश हैं जिनमें रशिया को मिला के 14 देश हैं। अगर आप सर थोड़ा पॉलिटिक्स में ध्यान रखते हो तो आपको पता होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप का टर्म चल रहा था उस समय पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी खासी रिलेशनशिप थी। डोनाल्ड ट्रंप 3-4 बार रशिया के दौर पे भी गए थे और पुतिन भी 2-3 बार अमेरिका के दौर पे भी आए थे। 3-4 जो ट्रीटियाँ भी हुई थी, कुछ नई डील भी हुई थी, डिफेंस डील हुई थी, अलग पेट्रोलियम डील हुई थी, गैस डील हुई थी, सब कुछ हुआ था। पर जब से जो बाइडेन आए हैं तो इनके रिलेशन बिगड़े। पॉलिसी थोड़ी लूज है। हाँ, वैसे फॉरेन पॉलिसी है। वैसे अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब से डेमोक्रेट्स आते हैं तो रशिया के साथ रिलेशन बिगड़ता है। और रिपब्लिक्स थोड़ा सा ये है कि अब वो पहले भी जब हम लोग देख रहे थे अफगानिस्तान के लिए, तो भी जिस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने जैसे कब्जा किया और अमेरिका वहाँ से चला आया उनके बाद, तो इससे लगा था कि पॉलिसी कुछ मतलब उनकी कुछ डोलमुल पॉलिसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके लिए कि क्या करना चाहते हैं। बाद में उनका स्टेटमेंट भी आया कि वो उनकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हो सकता है इसका फायदा रूस उठा आपको मैं कि शायद वो अगर बैठे ही रहे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 24 घंटे या 48 घंटे, इतने के लिए काफ़ी कब्जा हो जाएगा, उसके बाद सारा कुछ शांत हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अगर रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा कर दिया तो भी हमको पता नहीं, क्योंकि रशिया ने सर एक बहुत बड़ा अटैक करवाया है, साइबर अटैक, जिससे यूक्रेन की जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट थी, जितनी भी वेबसाइट थी, कंप्यूटर, इंटरनेट, सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। ये साइबर अटैक करवाया है। इस साइबर अटैक्स के अनुसार हम वहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं है हमारे पास। ये न्यूज़ वाले भले ही आपको कैमरा की फोटो बताएं वगैरह बताएं, ये कोई पक्का नहीं कि यूक्रेन पे कब्जा कर भी चुका है रशिया। हाँ, ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास है नहीं। वो तो क्योंकि साइबर अटैक से जितने भी रशिया के हैकर्स वर्ल्ड प्रसिद्ध है चाइना के बाद, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यूक्रेन ने तो आज सुबह ही ऐलान कर दिया था कि 18 से 60 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं सब आर्मी ज्वाइन कर, मार्शल लॉ लगा के। उससे फायदा क्या हुआ? मैन पावर बढ़ाने से वहाँ कोई मतलब थोड़ी। आजकल की लड़ाई मैन पावर की नहीं रही, अब तो इक्विपमेंट्स की है कि आपके पास पावर कितनी है, इसकी है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना की गई थी तो इस बात का ध्यान रखते हुए की गई थी कि वर्ल्ड वॉर थर्ड ना हो। और यूनाइटेड नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, अगर आपको याद हो, 1914 से 1919 के बीच में, 1915 से 1919 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद एक संस्थान बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो फ्लॉप रहा। इन्होंने बोला यार हमको ये संगठन खत्म करना पड़ेगा, इसका जिस उद्देश्य पे जो एम थे, जो प्रिंसिपल थे, वो तो खत्म ही हो गए। फिर इन्होंने बनाया यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब क्या आपको लग रहा है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉप साबित होगा? जिस दिन ये बना था ना, उसी दिन से ये था कि युद्ध रोक नहीं सकता। हाँ, हालांकि कई बार हुआ ईरान इराक में युद्ध लंबा चला, लेकिन बीच में मध्यस्थता की रुक गया। कई जगह ऐसा हुआ है, कई उनके काम अच्छे हैं, होता रहा है। लेकिन चूंकि अमेरिका की मोनोपोली होती सब जगह, उसमें यूएनओ के अंदर अगर डोनेशन का हिस्सा देखा जाए तो बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास और WHO में चाइना का। हाँ, तो इस वजह से क्या होता है कि वो ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे उसकी मोनोपोली होती है, जिसकी वजह से अन्य देश थोड़ा सा ये उसकी कोई उपयोगिता थी नहीं। ये तो था ही नहीं कि यूएनओ कोई रोका अभी तक, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन अभी सिचुएशन भी ऐसी कोई वर्ल्ड वार वाली नहीं, क्योंकि यूक्रेन इतना ताकतवर नहीं है। पर बेलारूस वर्ल्ड वॉर का मतलब 2 देश से ज्यादा अगर युद्ध में कूद गए, बेलारूस, रशिया और यूक्रेन, 3 तो अभी वॉर के अंदर करंट सिचुएशन में है। और कहा जा रहा है सीरिया भी आने वाला है। उसके पास है क्या?
पर सीरिया ने दुनिया का पहला देश था सीरिया जिसने इन 2 नए देशों को रिकॉग्नाइजेशन दी है। लेकिन उसका सीरिया का खुद का अस्तित्व तो नहीं है ना, उसका खुद का उसकी मान्यता। हाँ, वो अगर रिकॉग्नाइजेशन किसी को देता है तो उसका खुद का अस्तित्व नहीं, उनकी इन छोटे मोटे देशों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, बड़ी बात, ये सब जितने स्टैंड बाय में रहेंगे, लेकिन अगर अमेरिका ने जरा वो किया तो उसका सबसे पहला जो साथ देने वाला होगा वो इजराइल होगा। वो 1 नंबर पे साथ में चलेगा। और इंडिया का भी सबसे बेस्ट। हाँ, सबसे। और हो सकता है कि मैं आपको बताऊं, अमेरिका कुछ नहीं करेगा। हाँ, अभी तो करंट जब हम लोग आ रहे थे, इसके पहले हम आप लोग जब आ रहे थे यहाँ अपने शूट के लिए देखने के लिए कि हम आज इस पे चर्चा करेंगे, हालांकि अपना ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं था, अपन लोग तो जीके पे चर्चा करते, लेकिन जब आ रहे थे हमने सोचा अभी हमारा नया सेशन है ये, वीक में एक वीडियो आपको जरूर अभी ये पता लग रहा था कि ऐसा लग रहा था आते आते रास्ते में कि अमेरिका ने कहा है कि मतलब नाटो ने कहा है कि सेनाएं तैयार रहें। आप तैयार रहें, अब ये बताओ आपने उसको आगे कर दिया। अब वो तो बात वही वाली हो गई कि वो रामचंद्र जी वाली युद्ध वाली हो गई पहले, कि बाली से कहा कि तुम लड़ो जाके, उसे बाली के भाई से सुग्रीव से कहा, उसने मार के ठीक कर दिया। प्रभु ये कहते हैं बाद में कि मैं पहचान नहीं पाया तो पहले तो अब, लेकिन वो सिचुएशन यहाँ तो रहने वाली है नहीं। यहाँ तो क्या है कि अगर पता लगा कि तुम इतनी देर तक वेट करोगे, फोन उठेंगे नहीं, और बाकी जितनी भी उनकी संचार व्यवस्था है सारी ध्वस्त हो चुकी है, नेटवर्क खत्म हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या? या तो अगर वो आते हैं रात तक 1 घंटे में, अगर कोई यार उनका कोई क्राफ्ट आता है, उनका कोई लड़ाकू विमान आता है, कुछ आता है, अटैक करता है, या तीसरा देश कूदता है, तो आप ये देखना फिर कोई कहीं अटैक करेगा, कोई कहीं अटैक करेगा। हाँ, मिसाइल इधर से इधर। पर अमेरिका सिर्फ एक काम कर रहा है, वो है घोर निंदा अभी जो फिलहाल चल रहा है घोर निंदा। क्या वो ब्रिटेन भी कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है, चाइना ने अमेरिका के ऊपर दोषारोपण करी। अब सिर्फ घोर निंदा चल रही, कोई वॉर के अंदर कोई नहीं कूद रहा, वैसे ही होता रहता है। और मैं आपको बताऊं, अब अमेरिका आने वाले कुछ 20 सालों के अंदर अपनी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देगा, किसी देश में अपनी आर्मी नहीं भेजेगा, कुछ नहीं करेगा। अमेरिका जहाँ पे भी है वहाँ से पुल आउट कर रहा है फिलहाल, और अमेरिका भी कुछ नहीं करने वाला। कल रात को जो बाइडन ने, आपको जान के हैरानी होगी, इतना दुनिया के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बोल रहा है कि आप पोलैंड भाग जाओ, आप यूक्रेन छोड़ के भाग जाओ। बड़ी जान के, तभी तो जो बाइडन सबसे बड़ा ब्लंडर है। नहीं, जब ये ऐसी बात यूक्रेन के राष्ट्रपति को जब कहा उसने, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को बात मान लेनी चाहिए। फिर वो पता नहीं किस ताकत पे लड़ना चाहता है। भाई अपने को रहते रहते हम आप सब जानते हैं कि भाई ये व्यक्ति है, इससे हम कितने ताकतवर हैं, इससे कितने ताकतवर हैं, ये अपनी सेना के अनुसार अपने पास कितना तो लड़ाई का सामान है। दुनिया का दूसरा सबसे वो दूसरी महाशक्ति, और दूसरी नहीं, अमेरिका और उसकी जब आप कंपेयर करेंगे आप देखें तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है कि कोई 1.5 गुना या 70 या 50। हाँ, और कहीं कहीं तो रसिया उससे आगे, तो उससे अमेरिका भी डरता है कि मान लो ये लड़ाई अगर मान लीजिए सी लेवल पे आई, समुद्री शक्ति पे आ गई, तो फिर वहां अमेरिका उससे जीतने वाला है नहीं। अमेरिका के पास सिर्फ एयरफोर्स है। हाँ, एयरफोर्स है, तो वो उतनी दूर से आना, बहुत दूर से आना, और जिसके लिए उससे ये जद्दोजहद कर रहा था कि शायद हमारा यहाँ बेस बन जाए तो हम यहाँ बैठने रखेंगे, तो फिर रूस की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यही मतलब मेन काम था, वो जो होता दिख नहीं रहा। कुल मिला के जब तक भले ही डोनाल्ड ट्रम्प बचकाने बयान देते थे, मस्ती करते थे, मजाक करते थे, पर ही इज गुड प्रेसिडेंट एट ऑल। और जब से जो बाइडन आए हैं, बिल्कुल वो ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहे हैं। कभी अफगानिस्तान से पुल आउट किया, वहाँ पे जो उनके खुद के जो सपोर्टर थे वो भाग गया, वहाँ का प्रधानमंत्री, क्या नाम था उसका, नाम अभी नाम अभी याद नहीं आ रहा, परंतु जो बाइडन जब से आए ब्लंडर पर ब्लंडर करे जा रहे हैं। अमेरिका के इतिहास में आप कोई प्रेसिडेंट उठा के देख लीजिए, नॉट इवन प्रेसिडेंट, बट आप अमेरिका का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, 18वीं सदी से 19वीं सदी से अमेरिका हमेशा दुनिया के देशों में बहुत अच्छा अस्तित्व रखता आ रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अच्छा खासा। पर ये 21वीं सदी में आके मतलब ये फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल उनकी वीक हो गई। जो बाइडन के बाद दूसरी क्या है कि ये भी बात हो सकती है भाई, अन्य देश जैसे चाइना हुआ या इंडिया हुआ, ये भी अब धीरे-धीरे, हाँ, ये पावर इन इजराइल भी है, तो सब पावर बढ़ धीरे-धीरे, हालांकि इजराइल तो उन्हीं के साथ का है, लेकिन धीरे-धीरे हाँ, पर ज्योग्राफिकल एरिया में इजराइल अभी स्टैंड नहीं कर पाए। वैसे भी तो देखिए इंटरफेयर तो करना भी नहीं चाहिए पहले से, कहीं किसी देश में इंटरफेयर, उसके इंटरनल मामलों में, इंटरनल जितने भी उसके मामले, उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं। अगर आपको हम आसान भाषा में समझाएं तो, अगर आप एक क्लास में बैठे हो तो रशिया और चाइना उस क्लास के 2 गुंडे टाइप वाले बच्चे हैं, और जो अभी अमेरिका है वो थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, वापस इकोनॉमी को सुधारने की बात कर रहा है। वहीं रशिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए, अब इकोनॉमी क्या है ध्वस्त हो जाएगी। तो बहुत सारे
1991 से। लेकिन उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। देखिए, अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है तो फिर ऐसी सिचुएशन को तो झेलना पड़ेगा। इसके लिए सारी पहले से पॉलिसी तैयार होती, हर चीज होती। अपने यहाँ भी जब परमाणु परीक्षण हुआ था एटम बम का, तो दुनिया से लगी थी, तो क्या हम लोग खड़े नहीं हुए? तो इसके लिए तो पहले से लोग तैयार होते हैं कि ऐसे प्रतिबंध, इसको तो अपने को अगर कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं तो अपने को पहले पता होने लगता है कि इसके साथ आने वाले सर्कमस्टांसेस जी इसी बात पे हम बात कर रहे थे कि रशिया 2014 से इसके बारे में प्लानिंग कर रहा है। रशिया को पता था ये सैंक्शन लगेगा, इसलिए रशिया ने एक पॉलिसी निकाली थी 2015 के अंदर, डी-डॉलराइजेशन, यानी डॉलर से ट्रेड करना बंद कर दो। सबसे पहले जो सैंक्शन लगाया था अमेरिका ने, ये सैंक्शन लगाया था कि अब डॉलर रशिया का साथ नहीं देगा, अब डॉलर से रशिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई नहीं कर पाएगा। तो चाइना, रशिया और इंडिया तीनों ने मिलकर 2016-17 के लमसम ये ट्रीटी साइन की थी कि हम सोने के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये पुतिन ने कई वर्षों पहले 2014 से ये सोच के रखा था कि हम आगे समय में क्या करने जा रहे हैं, और ये पूरी पॉलिसी बना के रखी थी। ज़्यादा कुछ रशिया को असर पड़ेगा नहीं, जो असर पड़ना था वो पड़ चुका है। और जो अभी जो डिप आया है थोड़ी इकोनॉमी के अंदर, वो आपको वापस रिकवर दिखेगा। जहाँ तक मेरा सोचना है, बस ये जो है वो 48 घंटे, 24 घंटे, 48, 72 घंटे के बाद ये सब शांत हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और कल से यूक्रेन का काम हो सकता है कि ये नक्शे में ना रहे या उसके साथ मिल जाए, और उसके बाद और जहाँ तक बढ़ा ये कोई ऐसी संभावना नहीं संभव, क्योंकि सभी देशों के अपने अपने हित हैं और सारे देश इस समय इसी पे लगे हुए हैं कि उनकी ग्रोथ कैसे हो, प्रोग्रेस कैसे हो, सब डेवलप। और आप जान के हैरान होंगे, जो यूक्रेन के पास बच्चे कुछ जो वॉर हेल्ड हैं वो 1991 में विरासत में मिले थे रशिया से। रशिया ने दिए थे 1991 में, और टिल 1991 रशिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, एंड आफ्टर 30 years he again become so powerful। और रशिया अब वापस यूँ मतलब ऐसा बन चुका है कि वापस अब हम टेबल पे बैठेंगे, हम मोस्ट पावरफुल बंदे बन जाएंगे वापस। और पुतिन, और आपको बता दें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका में प्रेसिडेंट ही है, परंतु अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर, कोई पुतिन के सामने कोई स्टैंड नहीं कर रहा है। पिछले 20 सालों से पुतिन एक छत्र राज कर रहे हैं। और हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि कोई उनकी ऐसी जो पॉलिसी रही हो कि उनकी आक्रामक रही हो, कहीं उन्होंने अटैक किया हो, कुछ नहीं ऐसा उसने किया नहीं। सारे पड़ोसी देशों के साथ सारा काम अच्छा था। और चूंकि उनका वो बिजनेस है हथियारों को बेचना, ये काम करते रहे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं ना किसी देश में इंटरफेयर करना, ऐसा नहीं रहा। लेकिन जब हित अपने टकराएंगे तो देखिए कोई भी फिर आदमी शांत नहीं बैठता उसको। और अमेरिका ने कभी इंडिया का साथ दिया नहीं है और भविष्य में दे सकता है, क्योंकि अब चाइना के खिलाफ वो तो जरूरत है, पूरे वर्ल्ड को इंडिया की जरूरत है, बड़ा मार्केट है, इतना यूथ है यहाँ, इमर्जिंग मार्केट सबसे बड़ा। हाँ, और पूरे देशों के अंदर प्रोग्रेसिंग कंट्रीज में सबसे आगे नंबर 1 पे चल रहा है, तो सबको उसकी, रशिया को भी जरूरत है। 9% इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है। हाँ, चल रही। उसके अतिरिक्त बहुत कुछ हम लोगों ने अपने आप भी कर लिया। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कई सारी चीजें, पीपी किट बनाना, फिर ये महंगी है, और सारी दुनिया की चीजें, अपनी वैक्सीन बनाना, तो हम लोग साथ खड़े हो गए। कल इसलिए कोई ये मत सोच के चले कि ये कोई मतलब निगलेक्ट किया गया, निगलेक्ट नहीं। और कल वजूद, और सबसे बड़ी बात तो यहीं से ताकत का अंदाजा होना चाहिए कि एक राष्ट्रपति यूक्रेन का बराबर फोन कर रहा है यहाँ, जैसा कि हम लोग न्यूज में पढ़ रहे हैं। जहाँ तक वो कितना ऑथेंटिक है, कितना झूठ है, ये नहीं पता है, लेकिन जैसा सभी लोग, और कल आप लोग सब न्यूज में भी देखेंगे, अखबार में देखेंगे, बाकी जो चैनल पे लाइव चली रहा होगा। मैं आपको बता दूं, पहले यूजुअल बता देता हूँ, टैंक बनने होंगे अखबार में, और एक तरफ रशिया में। अरे वो हमारे पास तो आप ये देख लीजिए, अभी ये देखिए, आपको दिखा दें कि ये देखिए, अभी एक हमारा स्टूडेंट है, और हमने उससे कहा कि भाई हम लोग भेज रहे हो, विजुअल आने शुरू हो चुके हैं अभी। ये देखिए, ये जितने वहां से आ रहे हैं, ये टीवी की स्क्रीन, प्रधानमंत्री मोदी हस्तक्षेप करें। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी, देखिए, ये बिल्कुल, ये सारी चीजें आप देखते जाइए। जी बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। इसमें मोदी तो आप इससे आप पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम कहाँ खड़े हैं। और कुल मिला के हम लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे कि पुतिन इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और हम लोग मतलब अपने लिहाज से या इंडिया के दृष्टिकोण से और हमारे लोगों के सोचने से, ये पुतिन ने अगर कुछ किया है तो ये उतना गलत नहीं है, इतना गलत नहीं है। और अमेरिका पे हम विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पास में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अपनी झुग्गी झोपड़ी टीम जाम बनाता है, तो स्वाभाविक बात है कि हम उसको अपने पास, अपने दुश्मन को क्यों बैठने देंगे।
अगर हम उससे नेपाल दूर में हैं। चाइना कुछ करेगा हाँ तो हम क्यों थोड़ी ये करना हमारे चाहिए? लिए हैं। अब जैसे वो अपना अपने बांग्लादेश में, आप देख लीजिए पाकिस्तान कि करता लद्दाख है। की तरफ अगर वो सड़क बना रहे हैं उधर की हाँ, तरफ, अरुणाचल हैं। प्रदेश में भी बना रहे हाँ हैं। तो वो अपनी अपनी सीमा में बना रहे हैं, लेकिन क्यों बना रहे हैं? क्यों बना? जब पहले से ऐसा हाँ, था कुछ वहाँ तो- किसी कुछ की नहीं तो बनेगी, चल जब रहा है। हमारी नहीं बन रही तो तुम बना रहे हो तो हम भी बनाएंगे। तो इसका मतलब है तुम वहां से जहाँ से जाकर आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हो, इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो किस लिए हाँ, कर कुछ रहे तो हो? planning है। कुछ तो होगी प्लानिंग। तो इसलिए वहां पे तो अपने अपने हित हैं, सबके हित हैं, तो इसलिए और कल रात को पुतिन अचानक टेबल पे आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने अपने पार्लियामेंट से परमिशन ले ली और अब हम वॉर करने के लिए तैयार हैं। और पुतिन ने जो बोला अब तक, पिछले अगर हम 15 दिन की स्टेटमेंट देखें, पुतिन ने जो बोला वो सब कुछ कर रहे हैं। जब ओलंपिक्स चल रहा था, जो 2021 का, मतलब जो 22 में हुआ था, सॉरी 2021 का जो ओलंपिक्स चल रहा था, उसमें सब लोग, दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ, ये भी यही जदोजहद लगा रहे थे कि अगर ओलंपिक्स ख़त्म होते ही रशिया हमला बोलेगा। और ओलंपिक्स ख़त्म हुआ और उसके अगले दिन ही रशिया ने बेलारूस में अपनी सेना भेज दी, यहाँ क्रीमिया में अपनी सेना भेज दी। रशिया ने यूक्रेन को, अगर अभी भी आप देखें, कल तक की अगर आप सिचुएशन देखें तो यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा था। सिर्फ एक पोलैंड की तरफ से यूक्रेन छोड़ रखा था, क्योंकि पोलैंड इज नॉट गुड अलाइड विथ रशिया। ये भी हो सकता है कि शायद वो भागने के लिए हो, भागने के कि लिए जिसको आराम से चाहे तो जा सके, ऐसी पॉलिसी होती है देश की, कि भाई कुछ लोग वहाँ से। और रशिया ने ये बोला है कि हम वहाँ के सिविलियंस को कुछ नहीं करेंगे। और इन्होंने मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ सिविलियंस, ऑलमोस्ट 40 to 50% सिविलियंस रशिया का ही साथ दे रहे हैं। और रशिया करना क्या चाह रहा है? रशिया उनको, यूक्रेन को तबाह नहीं करना चाहता। रशिया ये करना चाहता है कि आपकी चुनी हुई जो सरकार है वो बिल्कुल नाकारा साबित हुई और आप इस सरकार को ख़त्म करें। और रशिया एक ऐसा प्रेसिडेंट बनाना चाहता है जो कि रशिया का, यानी पुतिन का एक पपेट की तरह हो। हाँ, और जो ये निर्णय लेना चाहें वो निर्णय ले। यहाँ पे कोई भी नाटो संगठन की कोई सेनाएं नहीं रहे, बस सीधी सी बात है। यही में उनका है, ना तो कब्जा करना ना कुछ है, बस उनको बना के रखने, अंडरशिप में रखे, और उसके बाद ये कह देंगे कि यहाँ कोई सेना नाटो की नहीं है, काम खत्म हो जाएगा। तो और ये मुझे लगता बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 दिन की बात है। अभी आप कल परसों में हम लोग अगर जब बैठेंगे, और हो सकता कल ही हो या रात में हो जाए, तो फिर ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। और जब तक अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा हो, जब तक इजीली यूक्रेन दुनिया के देश से, दुनिया के नक्शे से मिट चुका होगा। और वर्ल्ड वॉर पिछली सदी में हम पहले भी अपने स्टूडेंट और सभी की जानकारी बता दें, ये पहले भी रशिया के साथ ही था, सोवियत रूस में था। अपनी वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान हमसे जैसे अलग हुआ था, ये तो टुकड़े हुए थे। पाकिस्तान तो एक पार्टीशन के थ्रू, बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने सोची समझी साजिश के तहत बिल्कुल 2 हिस्से लाइन खींची, वहाँ से यूके से बुलाया अपना एक नक्शेकार, बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग, 1 साल की प्लानिंग थी। उसके तहत ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, जो भी बांग्लादेश है, तो ये तो सोची समझी साजिश थी, परंतु ये एकदम अलग हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर के अंदर, जो पिछली सदी के 20वीं सदी में जो हुआ था, तो कोल्ड वॉर के अंदर तो अमेरिका विनर था, परंतु आफ्टर कोल्ड वॉर इस 21st सेंचुरी के अंदर रशिया कहीं ना कहीं विनर नजर आ रहा है, अमेरिका के ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। 100%। और देश वो विनर, वो अमेरिका जब लड़ाई में ही नहीं आएगा, वहाँ युद्ध में आने वाला है नहीं आएगा। और अब हम कह रहे हैं आज 10 बजे रात तक या नहीं, उनके फॉरेन में जो अपने दूतावास में वहाँ अपने इंडियन जो हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम मात्र सैंक्शन लगा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट भाषा के अंदर ये कहा, उनका ये खुद की, हम कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। हो सकता है कुछ देर में सरेंडर कर दे यूक्रेन, या हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, देखें सरेंडर कर चुके। वैसे साइबर हैकिंग हो रखी है, तो सरेंडर किया है तो भी कोई, सेनाओं ने चारों तरफ से, और उनके टैंकर अंदर घुस गए हैं और अंदर जा गए। कई सेनाओं ने, कई कमान ने वहां से पैराशूट से जंप मार दी। कई कमान ने जब अपने आप उनको आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो फिर आगे ये बात बचती नहीं कि मतलब अमेरिका कुछ करेगा या नाटो कुछ करेगा, कुछ नहीं, सिर्फ धमकी आती रहेंगी। शायद इसमें बैठ जाए तो वो पुतिन नाम है उसका, धमकियों से डरने वाला नहीं। और आज के लिए बस यही चर्चा है। अगला हमारा वीडियो कनाडा के ऊपर आएगा, कनाडा के विषय के ऊपर हम बिल्कुल विस्तार में चर्चा करेंगे। ऐसे ही हमारा देखते रहिए। देखिए हम ऐसे, हमने अभी फिलहाल ये करंट अफेयर चल रहे थे, लोगों ने 10-10 वीडियो डाल दी दिन में, व्यूज़ के चक्कर में। हमको व्यूज़ नहीं लेने, हम एक वीडियो बनाते हैं दिन में, पर पूरा विस्तार से, ताकि आपको पूरी संपूर्ण ज्ञान मिल जाए, और ज्ञानवर्धक वीडियो मिल जाए। हम कचरा नहीं काटते। और ऐसे ही देखते रहिए। फ्यूचर ब्राइट का ये नया सेशन है, करंट अफेयर्स विद फ्यूचर ब्राइट। ऐसे ही देखते रहिए फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।